हेलो एवरीवन। हमारा चल रहा है विद्युत चुंबकीय तरंगों का चैप्टर और उसी के अंतर्गत आज हम पढ़ने जा रहे हैं पार्ट 2। तो चलिए देखते हैं आज पार्ट 2 में हम क्या जानेंगे। आज हम देखने वाले हैं कुछ मैक्सवेल के समीकरण के बारे में, उदाहरण 8.1 और विद्युत चुंबकीय तरंगों के स्रोत के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। हम जानते हैं कि मैक्सवेल ने जो विद्युत और चुंबकीय समीकरण थी उनको एकीकृत किया और वहां से उन्होंने निर्वात में मैक्सवेल की समीकरण हमें प्रस्तुत करी। तो कौन कौन सी समीकरण है मैक्सवेल की, वो हम जान लेते हैं। मैक्सवेल ने 4 समीकरण हमें बताई। पहली समीकरण हम जान इन सभी से हम कहीं ना कहीं हमें पता है, हमें भी पढ़ते आए हैं, लेकिन यहाँ पे एक इंटीग्रेशन के रूप में हमें मैक्सवेल के समीकरण को पढ़ना है। तो हम जानते हैं कि विद्युत संबंधी गाउस का नियम जो कहता है इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। चुंबकत्व संबंधी गाउस का नियम क्या कहता है, इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी ए बराबर 0। फैराडे का नियम इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी आई डी एल सॉरी इज इक्वल टू माइनस डी फाइव अपॉन डी टी। एम्पियर मैक्सवेल का नियम जो कि हमने कल वाले लेक्चर में पढ़ा था, इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई सी प्लस म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डी फाइव अपॉन डी टी, जहां पर ये जो है ये टर्म है विस्थापन धारा का। तो यही होती है निर्वात में मैक्सवेल के समीकरण। इन सभी के बारे में आप अपने प्रीवियस चैप्टर्स में अच्छे से पढ़ चुके हैं। तो अब हम यहाँ पर थोड़ा थोड़ा इन चारों समीकरण के बारे में, इनका क्या इंपॉर्टेंस है, इन समीकरण से हमने क्या क्या कंक्लूजन निकाला वो हम जान लेते हैं। जैसे कि फर्स्ट नियम था गाउस का नियम। गाउस के नियम से हमें ये पता चला, ये जो नियम है वो वैद्युत आवेशों के लिए एक बल समीकरण के बराबर है। जैसे हम ये जानते हैं कि समान आवेश जो होते हैं वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित, जबकि जो विपरीत आवेश होते हैं वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। हम ये भी जानते हैं कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं विद्युत आवेश पर शुरू और रुकती है। सेकंड नियम है मैक्सवेल का सेकंड लॉ, जिसके अनुसार हम ये जान पाते हैं कि चुंबक है उसके मोनोपोल मौजूद नहीं है। यानी कि ऐसा नहीं हो सकता कभी भी कि चुंबक का सिर्फ और सिर्फ उत्तर ध्रुव या फिर दक्षिण ध्रुव एक्सिस्ट करता हो, नहीं। हमेशा एक चुंबक में उत्तर ध्रुव और दक्षिण ध्रुव हमेशा रहेंगे। जिस तरह से वैद्युत आवेश का धनात्मक और ऋणात्मक अलग अलग एग्जिस्ट कर सकता है, इस तरह से चुंबक में नहीं होता है। फैराडे का नियम, उसके अनुसार हम जानते हैं कि जो परिवर्तनशील चुंबक क्षेत्र होता है वह एक विद्युत क्षेत्र को उत्पन्न करता है ना। इसी तरह एम्पियर का नियम होता है जिसके अनुसार हम जानते हैं कि एक परिवर्तनशील जो विद्युत क्षेत्र होगा, विद्युत प्रवाह होगा, वह चुंबकीय क्षेत्र को जन्म देता है, जो कि हम प्रीवियस लेक्चर में भी पढ़ चुके हैं। तो ये थे चारों नियम जो कि हमने जस्ट जल्दी जल्दी में पढ़े, हमने देखा क्योंकि आप इनके बारे में पहले भी पढ़ चुके हैं प्रीवियस चैप्टर्स में, इसलिए हमने यहाँ पर सिर्फ इसके एक इंटीग्रेशन फॉर्म देखा है कि किस तरह से मैक्सवेल ने इन चारों समीकरण को लेकर मैक्सवेल के समीकरण हमें प्रस्तुत करे हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, उदाहरण 8.1 को पढ़ते हैं कि जो भी हमने प्रीवियस चैप्टर में समझा उसी के बेस पर आपको ये सॉल्व करना है। तो उदाहरण 8.1 में क्या कहा गया है कि एक समांतर प्लेट संधारित्र है, आप डायग्राम में देख सकते हैं ये वाली, जिसकी वृत्ताकार प्लेटों की त्रिज्या है 1 मीटर, धारिता है 1 नैनो फैरड। समय t बराबर 0 पर इसको आवेशित करने के लिए R बराबर 1 ओम के एक प्रतिरोधक के साथ, एक प्रतिरोधक है आप देख सकते हैं ये वाला प्रतिरोधक, श्रेणी क्रम में 2 वोल्ट की बैटरी है उसके साथ से जोड़ा है। 10⁻³ सेकंड के पश्चात संधारित्र के बीच में, संधारित्र का जो बीच है, दोनों प्लेटों के केंद्र और उसकी परिमिति के ठीक मध्य में स्थित बिंदु P, ये बिंदु जो P है हमारे पास, इस बिंदु P पर हमें चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। कुछ इन्फॉर्मेशन हमें दे रखी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। वो है किसी क्षण t पर संधारित्र पर आवेश जो है q बराबर सी वी 1 - एक्सपोनेंशियल -t/τ होता है, जहां पर समय नियतांक τ है वो इक्वल टू है सी आर के। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको क्या क्या चाहिए, देखिए हमें निकालना है p पर चुंबकीय क्षेत्र। तो चुंबकीय क्षेत्र हम एम्पियर के नियम के अकॉर्डिंग देखें तो चुंबकीय क्षेत्र निकल कर आता है इंटीग्रेशन ऑफ बी डी एल बराबर म्यू नॉट
आईसी प्लस आईडी होता है, लेकिन संधारित्र के बीच में आईसी जो है यहाँ पे 0 होगा, तो इसलिए हम यहाँ पे सिर्फ आईडी लेंगे, विस्थापन धारा हम यहाँ पे लेंगे। तो अगर आपको यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र बी का वैल्यू पता करनी है, तो उसके लिए आपको क्या पता होना चाहिए, आपको विस्थापन धारा पता होना चाहिए। तो हम पहले विस्थापन धारा निकालेंगे। और विस्थापन धारा क्या होती है? विस्थापन धारा बराबर होती है एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई अपॉन डी थी, राइट। ये होता है विस्थापन धारा का सूत्र। तो विस्थापन धारा को कैलकुलेट करने के लिए आपको विद्युत फ्लक्स पता होना चाहिए, दैट इज दिस फाई। तो हमें पहले फ्लक्स निकालना होगा, और फ्लक्स निकालने के लिए आपको क्या चाहिए होगा? तो फ्लक्स बराबर होता है हमारे पास ई ए। ई मतलब वैद्युत क्षेत्र, तो ए मतलब इसका क्षेत्रफल। तो इसका मतलब ये हुआ कि वैद्युत फ्लक्स को निकालने के लिए हमें चाहिए होगा वैद्युत क्षेत्र। तो हम यहाँ पर पहुंचने से पहले हमें ये सारे स्टेप को फॉलो करना होगा, और तब जाकर हम यहाँ पर विद्युत सॉरी चुंबकीय क्षेत्र निकाल पाएंगे बिंदु पी पर। तो हम इन सारे स्टेप को फॉलो करते हुए यहाँ पर विद्युत चुंबकीय क्षेत्र को कैलकुलेट करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आप इसको खुद से ट्राई करने की कोशिश कीजिए, एंड देन हम इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमें निकालना है विद्युत क्षेत्र। तो विद्युत क्षेत्र का सूत्र होता है E बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A। अब यहाँ ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर हमें क्या चाहिए? हमें Q चाहिए, दैट इज आवेश। तो आवेश का सूत्र हमें हमारे क्वेश्चंस में गिवन था कि हमें क्या लगाना है, Q बराबर होता है CV दिस फॉर्मूला, दिस होल फॉर्मूला। और यहाँ पर हमें पता है कि C क्या है हमारे पास? C हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है 1 नैनो फैरड। तो इसको आप फैरड में कन्वर्ट करेंगे तो वो आ जाएगा 10⁻⁹ फैरड। ठीक है। तो ये हमारे पास सी की वैल्यू है। वोल्ट की वैल्यू यानी जो वोल्ट है बैटरी है उसको हमें 2 वोल्ट दे रखी है, तो मैंने इसको यहाँ पे पुट अप कर दिया है। और यहाँ से हम टॉर्क की वैल्यू जो है यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं, वो आएगी 10⁻³ सेकेंड। हमें क्वेश्चन में गिवन है टॉर्क की वैल्यू। तो सारी वैल्यू हमने यहाँ पे पुट अप कर दी और क्यू की वैल्यू हमारे निकल जाएगी। ओके। तो यहाँ से हम Q की वैल्यू जो है अपनी E पे निकाल सकते हैं। विद्युत क्षेत्र को हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। A क्या है? A क्षेत्रफल है, जिसमें होता है पाई आर स्क्वायर। R जो है इनके जो प्लेट का जो ए प्लेट की जो त्रिज्या दे रखी है वो 1 मीटर हमें दे रखी है। तो यहाँ से हमारे पास क्षेत्र जो निकल कर आएगा वो आएगा पाई। उस तरह से हमारा विद्युत क्षेत्र भी कैलकुलेट हो जाता है, Q अपॉन पाई एप्सिलॉन नॉट। ओके। तो अब हमें क्या निकालना है? अब हमें निकालना है लूप से गुजरने वाले फ्लक्स का मान। फ्लक्स हम जानते हैं वो बराबर होता है ई ए। ए मतलब लूप का क्षेत्रफल। तो ई हमने रखा, और क्षेत्रफल क्या होता है? क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। यहाँ पर जो आर है वो हम निकाल रहे हैं प्लेटों के समांतर 1/2 मीटर त्रिज्या के लिए। तो जो आर है उसकी वैल्यू है 1/2। ठीक है। यहाँ पर आप वैल्यू रखेंगे तो आपके पास इजीली फ्लक्स की वैल्यू निकल कर आ जाएगी Q/4 एप्सिलॉन नॉट। फ्लक्स की वैल्यू भी आ चुकी है। तो अब हम यहाँ से विस्थापन धारा को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो विस्थापन धारा कैलकुलेट करने के लिए इसका फॉर्मूला हम लगाएंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे डायरेक्ट लिखा गया है इसका आंसर, लेकिन आपको उसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना है। आप कैसे करेंगे? आप सबसे पहले यहाँ पर जो फ्लक्स है उसकी वैल्यू हम पुटअप करेंगे, जो कि हमने पीछे निकाली है। फ्लक्स की वैल्यू पुटअप करते हुए आपको आवेश की जरूरत पड़ेगी, तो आप आवेश की वैल्यू वहां पे पुटअप करेंगे, एंड देन अब आपकी वैल्यू निकल कर आ जाएगी दिस 1/4 dQ/dt। और आपका जो है सूत्र इस तरह से निकल कर आ जाएगा ID की वैल्यू। विस्थापन धारा को निकालने के पश्चात हम यहाँ पर निकाल सकते हैं चुंबकीय क्षेत्र B। 2πr दैट इज 1/2 म्यू नॉट IC यहाँ पे 0 है तो 0 रख दिया हमने, और ID की वैल्यू हम यहाँ पे रख सकते हैं। उसके बाद हमारे पास निकल कर आ जाएगा P पर चुंबकीय क्षेत्र का मान, वो आएगा 0.74 इंटू 10⁻⁻13 टेस्ला। तो इस तरह से हमने चुंबकीय क्षेत्र निकाला बिंदु P पर। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करने वाले हैं विद्युत चुंबकीय तरंगों के स्रोत के बारे में। हम विद्युत चुंबकीय तरंगों के बारे में पिछले लेक्चर में अच्छे से पढ़ चुके हैं, लेकिन अब हम यहाँ पर जानने वाले हैं कि ये तरंगे आपसे उत्पन्न कैसे होती है, राइट। क्योंकि हम जैसे कि हम जानते हैं कि जो स्थिर आवेश होते हैं वो क्या उत्पन्न करते हैं? यस, वो उत्पन्न करते हैं स्थिर वैद्युत क्षेत्र, है ना। कोई आवेश है, यहाँ पे कोई आवेश क्यों रखा गया है, तो अपने चारों ओर क्या उत्पन्न करेगा? एक विद्युत क्षेत्र को उत्पन्न करता है। इसी तरह से अगर गतिमान आवेश है तो वो क्या उत्पन्न करेगा? यस, वो उत्पन्न करेगा
विद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न करेगा, साथ ही साथ वो चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करता है, लेकिन वो समय के साथ परिवर्तित नहीं होता है। मैक्सवेल ने हमें बताया कि जो त्वरित आवेश होते हैं वो विद्युत चुंबकीय तरंगे उत्पन्न करते हैं, विकिरित करते हैं। यानी कि वो चार्जेस, जो आवेश है, वो मूव तो कर रहे हैं, लेकिन वो एक्सलरेट हो रहे हैं, वो क्या हो रहे हैं, त्वरित हो रहे हैं। यानी त्वरित आवेश जो होंगे वो विद्युत चुंबकीय तरंग को विकिरित करते हैं। कैसे? द क्वेश्चन इज कैसे। तो इस कैसे का जवाब हम ढूंढते हैं। हम जानते हैं कि एक आवेश है जो किसी निश्चित आवृत्ति से दोलन कर रहा है, ठीक है। यह उस क्षेत्र में एक दोलित विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करते हैं। हम जानते हैं कि एक आवेश है, जब वो दोलन कर रहा है, जब वो आगे बढ़ रहा है, मूव कर रहा है, तो उससे उत्पन्न होगा एक विद्युत क्षेत्र। लेकिन क्योंकि आवेश दोलन कर रहा है, तो वो विद्युत क्षेत्र जो उत्पन्न होगा वो एक दोलित विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। आवेश है, दोलित विद्युत क्षेत्र को उत्पन्न कर रहा है। तो जो दोलित विद्युत क्षेत्र होगा वो पुनः एक दोलित चुंबकीय क्षेत्र को जन्म देता है। हम पढ़ चुके हैं प्रीवियस में कि दोलित जो विद्युत क्षेत्र होगा वो चुंबकीय क्षेत्र को जन्म देता है। तो इसी तरह से ये केस यहाँ पे होगा। फिर क्या होगा, जो दोलित चुंबकीय क्षेत्र होगा वो पुनः एक दोलित विद्युत क्षेत्र की उत्पत्ति का कारण बनता है, और यह प्रक्रिया चलती रहती है। तो हमने देखा कि एक आवेश है जो कि क्या कर रहा है, एक निश्चित आवृत्ति में दोलन कर रहा है। जब वो दोलन करेगा तो वो एक दोलित विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा, और दोलित विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा एक दोलित चुंबकीय क्षेत्र, और ये उत्पन्न करेगा एक दोलित विद्युत क्षेत्र। इस तरह से ये प्रक्रिया लगातार चलती रहती है। और हम कह सकते हैं कि दोलित विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे को संपोषित करते रहते हैं, यानी एक दूसरे को उत्पन्न करते रहते हैं। विद्युत चुंबकीय तरंगों की जो आवृत्ति होती है वो आवेशों के दोलनों की आवृत्ति के बराबर होती है। तो इस तरह से हम समझ चुके हैं कि किस तरह से एक विद्युत चुंबकीय तरंगे उत्पन्न होती है। कैसे उत्पन्न होती है? तो आंसर इज त्वरित आवेशों के द्वारा। सो आज के लिए इतना ही। अब हम देख लेते हैं रिव्यू, हमने क्या क्या जाना। सो हमने देखा कि विद्युत चुंबकीय तरंगे त्वरित आवेशों द्वारा उत्पन्न की जाती हैं। स्थिर आवेश ये तरंगे उत्पन्न नहीं कर सकते। ये ध्यान रखने वाली बात है कि स्थिर आवेश कभी भी इस तरह के तरंगों को उत्पन्न नहीं करेंगे। वो क्या उत्पन्न करते हैं? वो अपने चारों ओर एक स्थिर विद्युत क्षेत्र को उत्पन्न करते हैं, जबकि एक गतिमान आवेश क्या उत्पन्न करता है? वो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा, साथ ही साथ वो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, लेकिन कभी भी वो विद्युत चुंबकीय तरंगे को उत्पन्न नहीं करता है। पूर्व अपेक्षा यही थी कि आपको विस्थापन धारा पता होनी चाहिए, विद्युत व चुंबकीय क्षेत्र के बारे में, और एम्पियर का परिपथीय नियम, जो कि हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा है, प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा है। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे विद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रकृति क्या होती है, व्हाट इज द नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, एंड हम देखेंगे विद्युत चुंबकीय तरंगों के कुछ अभिलक्षणों के बारे में और उदाहरण 8.2 को। तब तक के लिए थैंक यू।